तो दोस्तों ये अगला चैप्टर हमें स्टार्ट करना है। चौथा चैप्टर है जो कि इसमें महासागरों और महाद्वीपों का वितरण पढ़ना है। मतलब जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह ये सब है। इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गया तुम्हारा, और ये प्लेटें पढ़ेंगे हम। जैसे प्लेट यूरेशियन प्लेट हो गई, कॉकेसस प्लेट हो गई, नाकाज प्लेट हो गई। मतलब ऐसे ही सारी जो भी प्लेटें हैं उसके बारे में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा है। हमने पहले भूगर्भ के विषय में देख लिया है, मतलब अंदर जो पृथ्वी की संरचना है कैसे क्या है। जैसे क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर के बारे में पढ़ा हमने। उसके अंदर से जो मैग्मा वगैरह निकलता है वो हमने देखा, जिसमें मतलब ज्वालामुखी देख लिए। ज्वालामुखी के बाद हमने अर्थक्वेक देख लिए, इन सबको देख लिया। आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप हैं। 29% भाग पे क्या है, महाद्वीप हैं, और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। महाद्वीपों और महासागरों की लोकेशन अवस्थी जैसे कि आज मानचित्र पर दिखाई जाती है या देती है, हमेशा से ऐसा नहीं रही है। मतलब कि शुरुआत से तो ऐसा नहीं रही है। बिकॉज ऑफ कि आपने पढ़ ही रखा होगा कि जैसे वैगनार की थ्योरी है, जो सिद्धांत दिए हैं उसमें देखा है कि हमने प्लेट जो अर्थ है, एक अर्थ पे एक ही जगह पे सारे कॉन्टिनेंट थे और एक ही सागर था जिसका नाम तैथिस सागर था। तो ये सब इसमें ही है। इसके अतिरिक्त यह भी तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप व महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। जैसे कि अब जो साउथ को जो अफ्रीका है, अफ्रीका की जो है ना रिफ्ट वैली है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो वो टूट रही है। जो अफ्रीका का पार्ट है वो यहाँ से टूट रहा है, तो वो पार्ट टूट के वो यहाँ इंडिया की तरफ में साइड में आ रहा है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ना पहले एक जैसी स्थिति थी अर्थ की, ना भविष्य में रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पुराकाल में उनकी अवस्थिति कैसी थी, उनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों हुआ। तो हाँ, जब परिवर्तन हो रहा है तो वो अवस्थिति में परिवर्तन क्यों हुआ, और इससे हम पाएंगे या समझ सकते हैं कि आगे कैसे होगा, क्या होता है, कैसे होता है। यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। उन्होंने इन महाद्वीपों एवं महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इससे संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय के विषय में हैं। तो उसने रूपरेखा कि हम यही सब जानेंगे कि प्लेटो ने कैसे जो हमारे महाद्वीप हैं जो कि आज ऐसे हैं, वो भूतकाल मतलब कि पिछले समय में ऐसे नहीं थे और आगे आने वाले समय में भविष्य में भी ऐसे नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों है और ये कैसे है, और वैज्ञानिकों ने कैसे जाना, इन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहली है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कि महाद्वीपीय प्रवाह, ये पहली थ्योरी है इसकी। तो अटलांटिक महासागरीय तट रेखा की आकृति को ध्यान से देखें। अटलांटिक ओशियन में मतलब ये है नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका, ये थोड़ा यूरोप का पार्ट, ये स्पेन हो गया, ये पुर्तगाल हो गया, और यहाँ से ये हमारा अफ्रीका। तो जो ए वाला पार्ट है ना, इसको है पूरा अटलांटिक ओशियन। तो इसमें लिख रहे हैं कि अटलांटिक महासागर की हम अगर तट रेखाओं की आकृति देखें, अटलांटिक ओशियन की हम तट रेखाएं देखें, तो महासागर के दोनों तरफ तटों में आश्चर्यजनक सममिति सिमेट्री दिखाई देती है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण और उत्तर अमेरिका तथा यूरोप अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है। अब देखो जो ए वाला कोना है ना, जो ए, और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का और साउथ अमेरिका का, और जो हम यूरोप और अफ्रीका को देखें ना, तो ये ऐसे लगते हैं जो
पुराने समय में ये एक ही जगह से जुड़े हुए हों और ये बाद में टूट गए हों, ऐसे दिखाई देते हैं। तो आगे क्या लिखा है कि विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1996 में डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ओटियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। जो अब्राहम ओटियस थे उनने 1556 में इस संभावना को व्यक्त किया था, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को इन्हीं ने प्रिडिक्ट किया था इस टाइम का, मतलब कि, और जो सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था ओंटोनियो पेलेग्रिनी एक एबी साइंटिस्ट थे। तो इनने एक मानचित्र बनाया था जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया था, जिसमें मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये अल्फ्रेड वेगनर ने लास्ट में बनाई, लेकिन इसको बनाने में योगदान पुराने वैज्ञानिकों का भी रहा। जैसे जो मानचित्र वाले हैं, मानचित्र बनाया वो पेलेग्रिनी ने बना दिया, और इससे पहले जो थ्योरी वगैरह कुछ दिया था वो जो कि यहाँ पे लिख दिया है, अब्राहम ओटियस लिखा हुआ है, जो 1596 ईस्वी में इन्होंने बताया था। तो इसमें यह सिद्धांत महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। जो महाद्वीप था वो एक बहुत बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया कहा है, और पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी, ऑल अर्थ या टोटल अर्थ। विशाल महासागर को पैंथालासा कहा है, जिसका अर्थ होता है जल ही जल। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस महाद्वीप पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ, क्योंकि 20 ईयर एगो, मतलब इस महाद्वीप का टूटना स्टार्ट हो गया। तब टूटा तो क्या हुआ, पैंजिया है। पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपों में महाद्वीपीय पिंडों में टूट गया। तो पहले का नाम लॉरेंसिया और दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड, जिसका आज इंडिया पार्ट भी है। अब इंडिया इसी का पार्ट था। क्रमशः नॉर्थ और साउथ भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। एक नॉर्थ में चला गया, एक साउथ टाइप में, ऐसा हो गया। इसके बाद लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गए, जो आज के महाद्वीपों के रूप में विस्थापित। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। बट गए और आज के जो महाद्वीप हैं वो विस्थापन के, मतलब, हाँ। तो इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब भाई तो मतलब हवा में जो चीज़ें फेंकी नहीं जाती हैं, तो इनके लिए एविडेंस भी दिए गए कि भाई कैसे हम माने कि हाँ ऐसा ही हुआ था, कैसे माने। तो उसके लिए साक्ष्य दिए गए। तो उसमें साक्ष्यों में क्या हुआ, महाद्वीपों में साम्यता, मतलब कि कॉन्टिनेंट में सस्टेनेबिलिटी या समानता दिखाई देती है। जैसे कि अपन ने पढ़ा ही था कि जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, इसमें यूरोप और अफ्रीका जो है उनमें समानताएं दिखाई देती हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका आमने सामने की तट रेखाएं अद्भुत और त्रुटि रहित साम्य दिखाई देती हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1864 ईस्वी में एक बुलार्ड था, उसने मानचित्र बनाया था और उसने पूरा कनेक्ट करके दिखाया था। बुलार्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज तक तट रेखाओं की अपेक्षा 1000 फैमद की गहराई की तट रेखा के साथ की गई थी। अब नेक्स्ट दिया कि महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। अब ऐसा कि
एक कॉन्टिनेंट है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या मतलब ओशियंस देख लो, तो उनमें समानता पाएगी चट्टानों की, वो भी एज की। तो जैसे आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक कॉल निर्धारण, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, मतलब डेटिंग से पता चल जाता है किसी भी चीज़ की एज का। जैसे हम अर्ध आयु निकालने के लिए हम उसका यूज करते हैं, पृथ्वी की एज निकालने के लिए किसी चीज़ का अलग यूज करते हैं इस टाइप का। तो विधि से महासागरों पर महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से ज्ञात सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तट रेखाएं के साथ पाई जाने वाली प्रारंभिक समुद्री निक्षेप जुरासिक एज के हैं। इसमें यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागरों की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। द जुरासिक एज से भी यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे पहले कोई महासागर नहीं था इस टाइप का। अब टिलाइट भी हैं। टिलाइट होते हैं निक्षेप जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे पाए जाते हैं, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मतलब उसमें कि अगर नहीं जुड़े होते कॉन्टिनेंट एक साथ पहले तो ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि भाई कुछ जीव यहाँ रहते हैं, उसके अवशेष यहाँ पाए गए हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब पहले एक ही जगह पे सारी चीज़ें मर्ज हों या इकट्ठी हों। टिलाइट बेअवसादी चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध में 6 भिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं। तो गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में क्या घने टिलाइट हैं, जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण व हिमच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इस क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थलों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है प्लेजर निक्षेप की प्लेजर डिपॉजिट। घाना तट पर, जैसे घाना तट है, घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति। अब वहाँ पे है तो अनुपस्थिति है चट्टानों की, लेकिन वहाँ पे सोने की वो निक्षेप पाए जाते हैं। आश्चर्यजनक तथ्य है, क्योंकि जो सोने की सराहें हैं ना, गोल्ड बेरिंग बेसिन्स, तो ब्राज़ील में पाई जाती हैं, वो ब्राज़ील में पाई जाती हैं और एक घाना में पाई जाती हैं। तो अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले जो सोने के प्लेजर हैं, जो डिपॉजिट हैं, वो ब्राज़ील के पठार से उसी समय निकले होंगे जब दोनों द्वीप एक दूसरे से जुड़े होंगे। अब ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। अब ये भी है कि यहाँ एक जगह की फॉसिल दूसरी जगह पे भी मिलते हैं। यदि समुद्री अवरोधक के दो विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं, तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रेक्षण से कि लेमूर है एक, भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है। मेसोसोरस नाम के एक छोटे रेंगने वाले जीव ओनली उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां ओनली दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील में इरावर शैल समूह में ही मिलते हैं। ये दोनों स्थल आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच में एक महासागर भी विद्यमान है। तो अब इसका मतलब है कि भाई, तो सीधी सी बात इशारा कर रहा है कि पहले एक साथ जुड़े हुए थे।
नेक्स्ट